फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु की दूरी, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के जो संबंध बतलाता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। समझ गए। वह सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाता है वह सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इस चित्र पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, m और m' क्या है, अवतल दर्पण है। और वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले तीनों के दूरी बता देते हैं, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी। कोई दर्पण में कोई भी दूरी हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो वस्तु की दूरी कहाँ से होता है, दर्पण के ध्रुव और जहाँ वस्तु रखी गई है। तो A से लेकर P तक को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। तो PA को कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, A' B'। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं ना। और मुख्य फोकस लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और P और C यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, R बराबर, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, 2f होता है। R PC क्या हो, R है ना, ये 2f। तो आप हमको बताना है, ये समझ गए फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। अब हम आते हैं, इसको आगे चलते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए चलते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहां पर हम दो त्रिभुज लेंगे, एक वस्तु से बना त्रिभुज, क्या है, एक वस्तु से बना त्रिभुज लेंगे ABC, त्रिभुज ABC, तथा एक प्रतिबिंब से बना त्रिभुज लेंगे A', B', C में देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो इसमें के कोण ACB, इसमें का कोण ACB बराबर है कोण A', किसके नियम से, ये चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं ना, जिसका आमने सामने की भुजा एक कोण बराबर होते हैं, आमने सामने। ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार ये कोण A और इसमें की कोण A क्या है, 90 डिग्री है। समझ गए। कोण BAC बराबर कोण B', ये क्या है, 90 डिग्री है। तो शेष कोण आपका जो है, देखिए ये कोण A और कोण जो है 90 डिग्री है, और ये दोनों कोण जो है आपका बराबर है। तो शेष कोण आपका ये बराबर हो जाएगा, यानी शेष कोण जो है, शेष कोण माने ABC बराबर होगा कोण A', शेष कोण बराबर हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज का तीनों कोण उसके दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, A समरूपता से। इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज A', B', तो बच्चों ध्यान देंगे, तो जानते हैं जो त्रिभुज समरूप होते हैं बाई A समरूपता से। तो देखिए, तो हमें इसके दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, हमको दूरी का संबंध बतलाना है। तो हम जो भी भुजा लेंगे वो दूरी का संबंध लेंगे। समझ गए, दूरी और ऊंचाई संबंधी ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए तो आप बता, दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों ना, और दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक होता है। इस त्रिभुज का ऊंचाई, इस त्रिभुज का लंब AB और बाटा में
इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश क्या होगा, बराबर होगा, बटा में होगा अनुपात ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, फिर लिखेंगे इसका दूरी, इसका आधार ए बी सी का आधार क्या है ए सी, और इसका आधार क्या है ए डैश सी। ऐसे तो आप ये भी लिख सकते हैं बी सी और क्या लिख सकते हैं बी डैश सी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरी नहीं है, इसको नहीं लेंगे, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बाटा में ए डैश सी, समीकरण क्या हुआ फर्स्ट। अब क्या है, उसी प्रकार क्या एन क्यू एफ, उसी प्रकार त्रिभुज एन क्यू एफ जो होगा समरूप होगा, किसके समरूप होगा एन क्यू ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ। जब ये भी जो है समरूप है तो इसकी भी भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती होगी, यानी एन क्यू बाटा में क्या लिखेंगे, एन क्यू बाटा में ए डैश माने इसका ऊंचाई बाटा में इसका ऊंचाई, और फिर लिखेंगे इसका आधार बाटा में इसका आधार, तो उसका आधार क्या है, हाँ इसका आधार क्या है क्यू एफ है ना, हाँ इसका आधार क्यू एफ है, और इसका आधार क्या है ए डैश एफ है। बच्चों क्या आप एन क्यू के बदला में क्या ए बी लिख सकते हैं, ये भुजा और इसके समानांतर है और ये बराबर है, लिख सकते हैं। तो आप एन क्यू के बदला में ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फिर क्यू एफ बाटा में ए डैश एफ। अब बात आती है कि क्यू, इतना समझ में आ गया आप लोग को, बोलिए समझ गए ये कैसे लिख दिए। तो क्यू बिंदु जो है बच्चों, क्यू बिंदु पी के बहुत निकट है, तो क्यू एफ जो होगा क्यू एफ जो होगा पी एफ के लगभग क्या होगा, क्यू एफ जो होगा पी एफ के बराबर होगा। तो आप इसमें जो है यहाँ समीकरण नहीं माने हैं, पहला को समीकरण नहीं माने थे ना, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख गए समीकरण सेकेंड से ए बी बाटा में ए डैश बी और क्यू एफ के बदला में क्या ले सकते हैं पी एफ ना, पी एफ लिख सकते हैं, और ए डैश एफ लिख सकते हैं। समीकरण हो जाएगा 3। अब समीकरण आपका समीकरण एक में था ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर क्या था, समीकरण एक ए सी बाटा में ए डैश सी था। तो ये समीकरण फर्स्ट था आपका ना, तो इसमें और इसमें दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपका एलएचएस क्या है बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप कि एसी बाटा में ए डैश सी बराबर क्या लिख सकते हैं पीएफ बाटा में ए डैश एफ लिख सकते हैं। या अब क्या करेंगे कि अब दर्पण के ध्रुव से इस सब का दूरी निकालेंगे, ठीक ना। क्या निकालेंगे, दूरी, माने एसी के हम दूरी निकालेंगे, एसी की दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकलेगा, तो हम पीए में से हम पीसी घटा सकते हैं, बोलिए। फिर हमको दूरी निकालना ए डैश सी, हमको ए डैश सी दूरी चाहिए, ए डैश सी। इसका दूरी कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम पीसी में से ए डैश पी घटा सकते हैं,
नहीं, हमको ए डैश सी की दूरी निकालना है यहाँ से, तो हम क्या पी सी में से हमको इसका दूरी निकालना है, तो क्या हम पी सी में से ए डैश पी घटा देंगे तो यहाँ की दूरी निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है पी एफ, तो पी एफ तो जस्ट यहाँ पर नजदीक है थ्रू से, उसका दूरी तो निश्चित है, तो पी एफ का हम पी एफ छोड़ देंगे, ठीक है। और ध्यान देंगे अब हम दूरी निकालेंगे ए डैश एफ का, ए डैश एफ का दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्रुव से, ए डैश पी में से ए डैश पी में से ए डैश पी में से पी एफ घटा देंगे, पी एफ घटा देंगे, समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे 4। क्या आप समझ गए, बोलिए। अब क्या करना है कि अब इसका मान जो है हमको पुट करना है, मतलब मान रखना है, जो मान हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ए सी, चूंकि ए सी कहाँ है, ये ना, नहीं यहाँ यहाँ ना पी है ना जी, पी ए, पी और ए यहाँ पर दिया है, तो पी ए क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी यू है ना, वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी को यू सूत्र करते हैं ना, वस्तु की दूरी क्या है, यू है। तो जहां पर पी ए है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस यू। अब कहो कि माइनस क्यों लिखेंगे, तो मैं बताया था कि अवतल दर्पण के सामने जो दूरियां होती है ऋणात्मक होती, बताए थे ना, अवतल दर्पण में जो भी दूरियां होती है, फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, वो सब क्या होती है, सब माइनस होती है, क्योंकि ध्रुव के बाई साइड में। तो यहाँ पर जो है पी, तो पी ए वस्तु की दूरी जो है माइनस यू है, माइनस यू लिख देंगे, फिर माइनस है पी सी, पी सी क्या है, पी सी टू एफ है, पी सी टू एफ ना, तो ऋणात्मक सब ऋणात्मक है, माइनस लिख देंगे, फिर उसी प्रकार फिर पी सी क्या है, पी और सी के बीच की दूरी माइनस टू एफ ना, हाँ माइनस टू एफ हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर है आपका ए डैश पी, तो ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, प्रतिम दूरी ना, प्रतिम दूरी क्या सूत्र करते हैं, भी से, तो ये हो जाएगा माइनस भी, समझ गए। अब फिर है बराबर फिर पी एफ, तो पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, माइनस एफ लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे हम ए डैश पी, ए डैश पी प्रतिम की दूरी, तो माइनस भी लिखेंगे, फिर माइनस पी एफ, पी एफ क्या लिखेंगे, फोकस दूरी ना, माइनस एफ लिख देंगे। यहाँ पर अब देखेंगे हम, यहाँ पर एक बार हम इसको मल्टीपल सॉरी गुना कर लेंगे, है ना, मतलब माइनस यू के माइनस यू, माइनस माइनस प्लस टू एफ, और ये माइनस टू एफ और माइनस माइनस प्लस भी, और माइनस एफ बटा माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ, इसको हम तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, तो माइनस यू में या माइनस भी से गुना कीजिए, तो प्लस यू भी हो जाएगा, या प्लस लिखना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब है, हाँ, तो माइनस यू में एफ से, माइनस यू में प्लस एफ से गुना करो, माइनस यू एफ हो जाएगा। उसी प्रकार टू एफ में माइनस भी से माइनस टू एफ भी हो जाएगा, टू एफ में और एफ से गुना करो, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरा तीसरी यहाँ से गुना कीजिए, एफ में टू एफ से माइनस प्लस जी, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये टू एफ स्क्वायर, ये टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस भी माइनस माइनस भी एफ, भी एफ हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि प्लस टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर है, कटा सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है, कैसे कट जाएगा, हाँ, तो यहां हो जाएगा यू भी, और देखिए गलती कर देगा, टू एफ भी है ना, तो एक बार देखिए टू एफ भी है, एक बार और लिख देते हैं ना, टू एफ भी प्लस भी एफ है,
माइनस वी एफ है प्लस वी एफ हो जाएगा, ये माइनस यू एफ है प्लस यू एफ हो जाएगा ना। गलती हो रहा है? 2UV 2FV में से VF घटा दो, एफ ही बचेगा ना, एफ भी बचेगा, आई क्या बचेगा यूएफ, या आप यूवी बराबर तो यूएफ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एफ भी। दोनों तरफ क्या करेंगे आप कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर सब में भाग देंगे ना। यू एफ यू भी में भाग देंगे, यू भी में भाग देंगे, यू भी एफ, हम यू एफ में भी यू भी एफ से भाग देंगे और एफ भी में भी यू भी एफ से भाग देंगे, है ना। तो क्या होगा ध्यान देंगे, तो आपका यू भी कट गया और यू कट गया, एफ कट गया, एफ कट गया और भी कट गया, तो आपका बच गया इसलिए या 1/v और जोड़ 1/u, एफ भी कट गया ना, 1/v बचा, एफ कट गया और भी कट गया, ती बचा, तो 1/v जोड़ 1/u, यू भी कट गया तो क्या बच गया 1/f। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं इसे? दर्पण सूत्र सिद्ध कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? बच्चे आपने दर्पण सूत्र समझ गया। अब है जल्दी कीजिए। देखो बच्चों, हम आवर्धन के बारे में थोड़ा बता देते हैं और सब चीज हम इसमें से बता चुके। अब एक आवर्धन बताना है। क्या बताना है? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन ध्यान देंगे, मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आकार उस दर्पण के सामने रखी वस्तुओं के विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। माने दर्पण के सामने हम जैसे जैसे वस्तु को रखते हैं वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कभी आप देखें, आपकी स्थिति में बताए, कभी जो है वस्तु के अपेक्षा जो है प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है। तो हम आवर्धन की परिभाषा तो पहले हम बताएंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन की परिभाषा है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन क्या है ध्यान देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ गए? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई। समझ गए? वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या बाटा में वस्तु की ऊंचाई, या आप लिख सकते हैं m बराबर h2 बाटा में h1। h2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 सूत्र करते हैं और h1 से वस्तु की ऊंचाई सूत्र करते हैं। तो आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है प्रधान अक्ष के ऊपर हमेशा सीधा बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में प्रधान अक्ष के नीचे जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ गए? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो प्रधान अक्ष से नीचे बनता है। तो इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, दोनों धनात्मक होती है। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। यदि आवर्धन के मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बीम की ऊंचाई जो होती है धनात्मक होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। समझ गए। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या आपको समझ में आ गया। अब है आवर्धन सूत्र कैसे साबित करते हैं। आवर्धन समझ गए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। समझ गए ये चीज। बच्चे ध्यान देंगे, मैं आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर रहा हूं। व्यंजक मतलब सूत्र, व्यंजक मतलब सूत्र। आवर्धन किसे कहते हैं, समझ गए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। समझ गए। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होते हैं, ठीक ना। तो माना कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। यहां कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए यहां पर, है ना, कुछ भी ध्यान दीजिए। तो यहां पर ध्यान देंगे तो ए बी क्या है, वस्तु है। और वस्तु ए बी वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई चूंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है ना, तो वस्तु की ऊंचाई क्या सूचित करते हैं, h1 से ना। ये हो जाएगा प्लस h1। और प्रतिबिंब देखिए प्रधान अक्ष से, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष से नीचे है, यानी वास्तविक है, उल्टा है। तो इसका जो प्रधान अक्ष से नीचे होते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या ऋणात्मक होती है। ये हो जाएगा -h2। समझ आ गया। तो ध्यान देंगे बच्चे, इसमें हमको ऊंचाई का अनुपात निकालना है। क्योंकि यहां पर ध्यान देंगे कि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी जो है समरूप है किस त्रिभुज का, ए डैश बी डैश पी का। मन हम समझ गए। एक लेंगे वस्तु से बना त्रिभुज, एक लेंगे प्रतिबिंब से। तब वस्तु से बना त्रिभुज क्या है, ए बी पी। और प्रतिबिंब से बना त्रिभुज क्या है, प्रतिबिंब से बना त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी है। तो दो ये जब समरूप, जब इसको भुजाएं, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जो है, ये आपस ये त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाएं
समानुपाती होती है। माने इसका इस त्रिभुज का ऊंचाई और बटा में इस त्रिभुज की ऊंचाई। लेकिन याद करिए बच्चे, हम दर्पण सूत्र में क्या लेते थे पहले? दर्पण सूत्र में प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, तब प्रतिबिंब ऊंचाई। तो इसमें पहले हम प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है? ए बी है। तो यहां पर ऊंचाई और दूरी लेना है ना। तो अब बताइए वस्तु की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, बल्कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे? हाँ, ए डैश पी, और वस्तु की दूरी क्या है? पी ए। समझ गए? तो यहां पर आपको बताए हम कि ए डैश बी डैश जो है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h1, और ए बी क्या है? माइनस h2। नहीं, प्रतिबिंब h2 ये है, h2 ये है, हाँ ये माइनस है, हाँ। और ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है, ये प्लस क्या है? h1 है। समझ गए? और जो है पी ए क्या है? वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? u, और प्रतिबिंब की दूरी ए डैश पी क्या है? ए डैश पी भी ना। हाँ, यहां पर ध्यान देंगे। तो क्या आप लोग ए डैश बी डैश के मतलब में क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश मतलब क्या लिख सकते हैं? माइनस h2, और ए बी के मतलब में क्या लिख सकते हैं? प्लस h1 लिख सकते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस है ऋणात्मक, माइनस, क्योंकि दर्पण अवतल है, तो ये माइनस भी, ये भी हो जाएगा माइनस u। लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? आप जो कि परिभाषा से जानते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि h2 बाटा में h1 या माइनस भी बाटा u, जो हो जाएगा समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, अब परिभाषा से अब चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी h2 बाटा में h1, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप बता सकते हैं कि m बराबर बता सकते हैं कि h2 बाटा में h1 और माइनस भी बाटा में बराबर माइनस भी बाटा में u। समझ में आया बच्चों? यानी m बराबर है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाटा में वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की दूरी और बाटा में वस्तु की दूरी, आपस में क्या होते हैं? क्या बच्चों आप लोग आवर्धन समझ गए? दर्पण सूत्र समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बच्चों, हम लोग फिर अगले पाठ में मिलेंगे, और पाठ आपको पूरी तरह से ये समाप्त हो गई। अब कुछ पाठ में कुछ बचा है शेष? आपने दर्पण में आवर्धन सूत्र सिद्ध कर लिया, दर्पण सूत्र सिद्ध कर लिया, ए पर r/2 सिद्ध कर लिया, सब तो सिद्ध हो गए, स्थिति बता दिया गया, कोई बाकी नहीं है। लेकिन फिर हम अगले पाठ में तुरंत शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही।